हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नई और शानदार वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उन्हीं लोग के लिए है। तो देखिए, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ही वीडियो में टोटल 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए जाएंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है और कुछ नहीं, वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। देखिए, इसका PDF भी आप लोग को फ्री में मिलेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं PDF बनाने में कितना टाइम लगता है, तो थोड़ा तो इसमें सपोर्ट कीजिए। अगर इसमें सपोर्ट रहा और आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट दिखाए तो सोशल साइंस का और भी सारे सब्जेक्ट का जो है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वीडियो बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो आप लोग को PDF है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, कोई भी इसमें फी पे करना नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो बस आप लोग को क्या करना है, PDF के लिए वीडियो के बीच में कहीं भी आप लोग को 4 अंक का जो है पासपोर्ट मिलेगा। उस पासपोर्ट को डालिएगा, आप लोग का PDF ओपन हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए अभी, और अपने जितने भी दोस्तों हैं उसके पास शेयर कर दीजिए, ताकि जैसे ही वो सब भी आप लोग, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके और आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके। टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी सभी चैप्टर से पूरा चैप्टर ही ख़त्म है, ठीक है। सीधा समझ लीजिए, साइंस में जितना भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आने लायक है, सब हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो इसका PDF भी आप लोगों को फ्री बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा और इसमें सपोर्ट बनाइएगा, ताकि आगे भी इसका सोशल साइंस का और भी सारे सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन का जो है PDF आएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो जब भी आप टॉर्च से लाइट मारते हैं तो वह कैसे सीधे गमन करती है ना, मतलब सीधा जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे? सीधी रेखा में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश का वेग जो है वो कहाँ न्यूनतम होता है, तो कांच में। कांच में जब भी आप प्रकाश मारते हैं तो उसका जो वेग है वो न्यूनतम हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण। जब आप देखिए मोटर गाड़ी जो चलाते हैं उनके सामने जो दर्पण लगा होता है बड़ा सा, वो है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आंसर सही था आप लोग का PDF में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगने पर लाइक कर दीजिएगा बस। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो हेडलाइट जो है मोटर कार का, उसमें किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। किसका? अवतल दर्पण। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है। कैसा? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए छठा देखेंगे हम लोग। छठा क्वेश्चन है, देखिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर है। ये तो आप लोग जानते ही हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रश्न है, आ भी जाता है कई बार। तो देखिए, आप लोग बोले ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में सारा क्वेश्चन ही ले लिया गया, मतलब 500 क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो 50 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, मतलब प्रकाश की किरणों के ग्रुप्स को कहते हैं, तो उसे कहते हैं किरण पुंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 10वां नंबर बोल रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है धनात्मक। उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अवतल लेंस की बात हो रही है, तो अवतल लेंस अगर जो है वो कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बोल रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। लेंस बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं किया जा सकता, तो मट्टी का तो उपयोग से लेंस बन ही नहीं सकता। ये तो आप लोग को नॉर्मल है और इजीली है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, बड़ा नहीं। तो ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से, तो अवतल दर्पण से जो है वस्तु का जो बिंब है, मतलब प्रकृति, वो बड़ा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। ठीक है, अगर अपवर्तन आप लोग को एग्जाम में पूछते हैं तो उसका भी 2 ही होगा, दोनों का एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, तो अभिलंब के तरफ, अभिलंब के निकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। मतलब जैसे समझ लीजिए कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का उपयोग होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग सीधा समझिए, वो आता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कौन सा, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहेंगे। देखिए इतना सारा वीडियो है, तो मतलब इतना सारा क्वेश्चन है, तो इसमें से हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन का आंसर गलती से गलत टिक मार दिए हों। तो आप लोग अगर वैसा आप लोग को लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भैया इसका आंसर जो है आप गलत बताए हैं, तो हम उसका आंसर जो है पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां है। बोल रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है कौन से लेंस को, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप होता है ना, जो देखते हैं जांच करने के लिए, मैक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है, तो उसमें भी उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तनता यहाँ लिखा है लेकिन बनता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। तो इससे जो है हम लोग का अवतल लेंस द्वारा ही काल्पनिक बनता है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए ये सब भी बहुत बार पूछ दिया जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन घुमा के पूछ दिया जाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग को कहीं देखना नहीं पड़ेगा। और हम आप लोग को बता दें 40 क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन यहाँ से मैच कर जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का एक और डाउट है, डाउट यही है कि बहुत एक न्यूज़ आने के बाद आप लोग को लग रहा है कि 30 अंक आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो आप लोग का अभी 40 अंक का ही ऑब्जेक्टिव होगा। इसका सिर्फ जेक को प्रस्ताव दिया गया है, इसे जेक द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है। तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो वो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 26 बोला लेंस के मुख्यतः फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। कितनी होती है, 2, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट जो है उसका परावर्तक सतह कौन से दर्पण का होता है, कौन से लेंस का होता है, तो अवतल लेंस का होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलिए आगे है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है या उपयोग किया जाता है या जो भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को जो है दाढ़ी बनाने या फिर हजामत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, बोलिए गोलीय दर्पण में, ठीक है, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो R बराबर 2F। ऑप्शन नंबर 1 यही है सूत्र हम लोग का, R बराबर 2F। चलिए आगे है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, जब उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि दो वर्कीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं, तो उसे कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बोल रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव मतलब बीज, ठीक है, ध्रुव कहा जाता है। आगे है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1/v प्लस 1/u बराबर जो है 1/f, ठीक है, यही हम लोग का दर्पण सूत्र, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे अब हम लोग, तो बोल रहा है कि गोली दर्पण या गोलीय दर्पण समझ लीजिए का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो उसे निरूपित करने के लिए देखिए सी अक्ष, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है सी, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ऐसे है, ठीक है। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा 308 है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो यही है हम लोग का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के विशेषज्ञ जो है मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का जो है उपयोग करते हैं, तो वो कहते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस का आवर्धन क्षमता जो है वो कम होती है, कैसी होती है? कम, ऑप्शन नंबर 1। और यही अधिक लेंस का मतलब मोटे लेंस का वो अधिक होती है, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो ये होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, बोल रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं, तो कौन से भाग पर? दृष्टिपटल और रेटिना, मतलब दोनों है, ये कहीं कहीं रेटिना लिखा रहेगा, कहीं कहीं दृष्टिपटल, मतलब दोनों एक ही है, सीधा समझिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बोला है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि क्षेत्र होता है, तो ये होता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष, मतलब लेंस नेत्र की जो फोकस दूरी अधिक हो जाने से हम लोग को दूरदृष्टि दोष की बीमारी होती है, ठीक है, सीधा समझिए। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? नेत्र में जो है वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब होता है, कैसा? वास्तविक, उल्टा और छोटा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 45। बोल रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूर की वस्तु अच्छी से दिख जाती है और निकट की वस्तु नहीं दिखती है तो उसे हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। जस्ट इसका उल्टा, अगर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं उसे कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 46। बोल रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगला है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 47। बोल रहा है कि जरा दूर दृष्टा जो भी समझिए से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो देखिए उसका किया जाता है बायोफोकल लेंस या तो द्विफॉक्सी लेंस। ठीक है, कई बार लिखा रहेगा आप लोग को द्विफॉक्सी लेंस, तो आप लोग को घबराना नहीं है, दोनों एक ही है। या फिर बायोफोकल लेंस लिखा रहा है या तो सिर्फ बायोफोकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः है। तो निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु है अनंत तो ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। बोल रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मतलब मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है हमारी आंखों में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 50। बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए। यहीं अगर निकट दृष्टि दोष का बोल दे तो वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। बोल रहा है कि प्रकाश की किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो ये हम लोग का बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है। तो प्रकाश के पराकिरण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 सतह से घिरे होते हैं। एक जो प्रिज्म है वो 5 सतह से घिरे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, किस माध्यम में। तो कोलाइड माध्यम में जो है छोटे छोटे निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। ठीक है, छोटे छोटे निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास जो हम लोग का है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। बोल रहा है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो सिग्नलों की व्याख्या जो है मस्तिष्क से होती है, दिमाग से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। बोल रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60वां बोल रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो परितारिका करता है। ठीक है, उसे नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि वस्तु को हटा देने के बाद भी हमारे नेत्रपटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। तो ये रहता है 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वस्तु को हटा लेने के बाद भी इतना देर तक हमारे आँख पर बिंब रहता है, प्रतिबिंब रहता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 62। बोल रहा है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो देखिए इनमें से कोई भी हो सकता है, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष। नेत्र डोनेट करने के लिए उसमें एज की कोई भी
मायने मतलब एज मायने नहीं रखता, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो देखिए, संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्ति ये नेत्रदान नहीं कर सकता है। मधुमेह और दमे के रोग से अगर पीड़ित है तो वो नेत्रदान कर सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या कारण है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो तारे हम टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, बोल रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो ये वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर या अम्पियर, ठीक है। जो भी लिखा रहा है आप लोग का अम्पियर या अम्पियर भी लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। बोल रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है जो उसमें बीच में लगा रहता है वो किस धातु का बना रहता है। तो टंगस्टन का। आप लोग देखते हैं ना, बल्ब में जो बीच में लगा रहता है जो जलता है वो टंगस्टन का बना रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ देखते हैं। तो बोल रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से जो है डीसी धारा प्रवाहित होती है, डीसी, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है या होता है। तो कूलम्ब जो है हम लोग का आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो कैसे कौन से कण होते हैं। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। बोल रहा है विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का क्या होता है मात्रक। तो वो होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बोल रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाता है वाट। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। बोल रहा है आमीटर या एमीटर बोलिए को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। बोल रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। बोल रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो है वो जूल बटा कूलम के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79 है किलो घंटा, ठीक है। किलो घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। कई बार हो सकता है क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दे, बोलेगा कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो वो वहाँ लिखा रहेगा किलोवाट घंटा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 80। बोला है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर की कुंडली में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, ठीक है, जनरेटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। बोल रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा जो है उसका एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है। व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। ऑप्शन नंबर 1।
देखिए यही सब में कई बार गड़बड़ होता है। आप लोग कहीं व्यवहारिक मात्रक देखिएगा, कहीं एसआई मात्रक, कहीं सिर्फ मात्रक, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसे में कई बार आप लोग गलत टिक मार देते हैं और एक गलत टिक मारने पर आप लोग का सीधे 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि 1 जूल का मान होता है, कितना मान होता है? 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी बराबर 1 जूल। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 85। बोल रहा है कि शुल्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ठीक है, यहाँ है होगा, आप लोग उतना समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये है कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है किस धातु का होता है? तो इसमें बोल रहा है ऋण, उसमें धन था, इसमें ऋण था, मतलब प्लस माइनस। ठीक है, तो ये जस्ता का होता है। किसका? जस्ता का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। बोल रहा है कि बिजली के फ्यूज, ठीक है, फ्यूज का तार बना होता है, तो तार जो है उसका वो तांबे का भी हो सकता है, टीने का भी। ठीक है, मतलब ये दोनों तांबे और टीने दोनों का हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्यूज बनाने के लिए दोनों तार उपयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। बोला है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं विद्युत चालक। ठीक है, विद्युत का चालक कहते हैं या विद्युत चालक कहते हैं। अगला है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें की नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि यदि चांदी का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो वो बढ़ेगा। जब ताप बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 92। बोल रहा है कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ओम के नियम में अचर राशि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप। क्या हो जाएगा? ताप। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। बोल रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो V2/R यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है? 220 वोल्ट पर पर्यावर्ती धारा होती है, पर्यावर्ती धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर पर्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। बोल रहा है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आरेख होता है, वो सरल आरेख होता है। सरल आरेख मतलब सीधा आरेख। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से अवशेषित हो जाते हैं वो कहलाते हैं विद्युत रोधी। देखिए घर्षण से आसानी से अवशेषित हो जाते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, याद रखिएगा, अवशोषित नहीं होते हैं तो वो हो जाएगा विद्युत चालक। लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। बोल रहा है कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा ए एवं बी, मतलब ऑटोमोबाइल में भी होता है, औद्योगिक कार्यों में भी होता है, मतलब ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों में, और औद्योगिक कार्यों में मतलब फैक्ट्री के कार्यों में भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। कहाँ होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का जो अर्थ है वो जल होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन अभी तक देख लिए हैं। इसके बाद अभी भी 400 क्वेश्चन है, तो अभी भी घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ है, ऐसे लिखा है। ठीक है,
आप लोग उसे 1019 नहीं पढ़िएगा, वो 19 जो है वो 19 जो है वो पावर के ऊपर है, तो 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलोम। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर सी, ये 19 ऊपर हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 0.36 गुने 10 का पावर 10 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, समझ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 बोल रहा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है, तो विद्युत घंटी है वो चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 104 बोल रहा है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। ये सब देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अटपटा, आप लोग कई बार यही सब के कारण भूल जाते, तो यही सब आप लोग को ध्यान रखना है और ध्यान रखिएगा, ये पूरा कर लीजिएगा तो पक्का है आप लोग को यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसी वीडियो देखने के बाद 40 में 39 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन बदल दे घुमा फिरा के, पर इसी के अंदर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 बोल रहा है कि भारत में उत्पादित परिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो 50 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा है विद्युत विनिमय तार किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, और यही अगर उल्टा इसका बोल दे कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कौन सा रंग का होता है, तो काला होता है। उदासीन होता है काला, और विनिमय जो होता है विनिमय जो होता है तार होता है वो लाल रंग का होता है, सीधे समझ लीजिए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 109 बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये होता है टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन 110, ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो इस की थी फ्राडे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ्राडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 111 बोल रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो पीतल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है, बोल रहा है पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव जो है वो शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। बोल रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यही सब आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है डायनेमो के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, तो विद्युत मोटर के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, और वही डायनेमो यानी विद्युत जनित्र को जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। बोल रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो कैसे ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है, मतलब बाएं हाथ के नियम से जो है उसका जो दिशा है वो जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, बोल रहा है कि विद्युत परिपथों की लघु पतन एवं अतिभरण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो ये उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो फ्यूज है, ठीक है। फ्यूज से जो है विद्युत परिपथ का लघु पतन मतलब और अतिभारण जो है मतलब जो भी शॉर्ट वगैरह है वो नहीं होता, इसलिए फ्यूज बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 118, बोल रहा है माइकल फ्राडे थे, वो क्या थे? वो एक प्रसिद्ध भौगोलिक शास्त्री थे या भौतिकी शास्त्री थे, वो रसायन शास्त्री थे या भू वैज्ञानिक थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भौतिक शास्त्री, ठीक है, मतलब फिजिशियन, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा है कि एक उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा को उपस्थिति सुसूचित करता है उसे कहते हैं। तो ये हम लोग का 119 का जो आंसर है वो है आमीटर। आमीटर की जगह कई बार एमीटर भी रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही हम लोग का सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120वां बोल रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब बदलता है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ, ठीक है। बोल रहा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122, बोल रहा है निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय ऊर्जा, वो जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 123, बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, मतलब कौन है? तो ये है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, बोल रहा है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो देखिए सूर्य जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, या तो प्रत्यक्ष विशाल जो समझिए, मतलब सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 125, तो क्वेश्चन नंबर 125 है, बोल रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, बोल रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 बोल रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जो जीवों के मरने उड़ने के बाद जो बनता है कई वर्षों में, उसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो ये हो जाएगा कोयला, मतलब जीवों से जो प्राप्त होता है उसे ही हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। कोयला, लकड़ी और गोबर गैस, मतलब ये सभी, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 128 बोल रहा है कि प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, तो किसका था? तो लकड़ी का सामान्य स्रोत, मतलब सबसे नॉर्मल स्रोत था, ठीक है, जिससे लोग अपना काम चलाते थे। आगे है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, बोल रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है, कैसी है? बायोगैस, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 131, बोल रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वो है नवीकरणीय ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, बोल रहा है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें जो मीथेन गैस पाई जाती है कितने परसेंट? 75% पाई जाती है, 75%, ऑप्शन नंबर डी। यही सब ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 133, बोल रहा है कि जीव अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा जैसे हो गया कोयला, पेट्रोल, तो ये हो जाएगा जीवाश्मीय ईंधन, ठीक है, ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। बोल रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, कौन करती है? सौर सेल। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, परिवर्तित करती है, बदल देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक उत्तम ईंधन है। तो एक उत्तम ईंधन है, उत्तम ईंधन उसे ही बोलते हैं जिसे जलने के बाद ना ही कोई मतलब हानिकारक वायु निकले, ना ही कुछ उससे नुकसान ज़्यादा हो, तो उसे जैव गैस, जैव गैस जो है वो एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस में आते हैं जैसे बायोगैस या गोबर गैस, यही सब आते हैं, ठीक है। आगे 136 बोल रहा है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137 बोल रहा है जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के है, तो अनवीकरणीय स्रोत जो है वो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 138 बोल रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139 बोल रहा है टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर टिहरी बांध बना है, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। बोल रहा है कि सौर सेल, ठीक है। सौर सेल मतलब सोलर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल प्रश्न है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 141 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में निरूपित करती है, ठीक है, मतलब ज्वारीय ऊर्जा को किस में निरूपित करती है, किस में बदलती है? तो क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 143 बोल रहा है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो ये 5वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 हम लोग का है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन 145 है जो बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है, मतलब सफेद होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 146 बोल रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? मतलब दोनों को अभिक्रिया के बाद कौन सा गैस बनता है? तो H2 मतलब H2 मतलब हाइड्रोजन बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो देखिए कौन सा दहन अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है 4, लेकिन इसका सही आंसर है पेट्रोल का जलना जो है वो दहन अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। बोल रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का जो है उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। देखिए साग सब्जियां जब विघटित होते हैं उसमें से ऊष्मा निकलता है, ठीक है, तो उसे हम लोग इसलिए बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 149 है। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ये 149 का जो आंसर है NO2 + O2, ठीक है, यही है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। बोल रहा है कि FeO3 मतलब ये देखिए एक समीकरण दी गई है, ठीक है,
ये अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की है, तो इसे आप ध्यान से देखिए, उसके बाद बताइए। ये हम लोग का हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अब कैसे होगा आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ये जो है, ये आगे देखिए FeO3 जो है, जो मतलब O3 है, Al के साथ आके जुड़ गया इधर, और Fe तो को अलग कर दिया है, मतलब विस्थापित हो रहा है, ठीक है। O3 जो है इधर विस्थापित हो रहा है, ये इसलिए ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 बोल रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालने से क्या होता है। तो जो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया? उपचयन। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं विद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 154 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब देखिए, जैसे यहीं एग्जांपल समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कैसे? AgNO3 NaCl, ठीक है, AgCl। अब देखिए AgCl ये इधर हो गया, अब देखिए AgCl NO3, अब इधर से इधर भी हो रहा है, मतलब दोनों तरफ विस्थापित हो रहा है, इसलिए हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एक तरफ होता तो विस्थापन अभिक्रिया, दोनों तरफ है इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। बोल रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अविलय लवण प्राप्त होता है, मतलब जो विलय नहीं होता है, मतलब घुलता नहीं है, ठीक है, वही से बोलते हैं अविलय लवण। क्वेश्चन नंबर 156 बोल रहा है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजन होता है, रंजक होता है, या किस पदार्थ का बना होता है। तो वो जो है लीचेन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीचेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो ये है मूली। मूली को हम लोग सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये तीनों को करते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 158 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक, तो शकरकंद जो है वो गंधीय सूचक नहीं है। वेनिला हम लोग का गंधीय सूचक होता है, प्याज भी होता है, लौंग का तेल भी होता है, लेकिन शकरकंद नहीं होता है, जिससे गंध नहीं आता है। अगला है 159 बोल रहा है कि पोटास एलम होते हैं। तो पोटास एलम क्या होते हैं? एक दृक लवण होते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 160 बोल रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल होते हैं। सबसे प्रबल अम्ल जो है NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक प्रबल अम्ल होते हैं, मतलब प्रबल मतलब मजबूत अम्ल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ। बोल रहा है कि एक विलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल में परिणत कर देता है, तो संभाव्य विलियन का pH मान होगा। तो कितना होगा? तो मतलब ये होगा 6 होगा। कितना होगा? 6। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे। बोल रहा है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। किसके कारण? तो हाइड्रोजन आयन के कारण और OH- के कारण, मतलब ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और बी, ठीक है, दोनों। आगे है क्वेश्चन नंबर 163 बोल रहा है निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो कौन सा? तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 164 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 CaO जो है वो बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है।
ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 165। बोल रहा है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का यूपीएक नाम क्या है? यूपिक नाम तो ये हम लोग का है मेथेनोइक अम्ल है। क्या है? मेथेनोइक अम्ल है एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 166 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो कौन सा आयन? तो HO। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 167 बोल रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान जो है संभवतः होगा, तो ये 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर 1 नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसलिए 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ अब चलेंगे। बोल रहा है ऑक्सेलिक अम्ल जो है, ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? या तो ऐसा भी बोल दे कि ऑक्सेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टमाटर है जो उसमें ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 169 बताते हैं। बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, मतलब हाफ ऐसे। ठीक है, H2O, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ। बोला लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब किस रंग का होता है? जब वो होता है बैगनी रंग का, जो ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 जो है वो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान है। अगर 7 से कम है तो वो हो जाएगा अम्लीय, और 7 से अधिक है वो हो जाएगा क्षारीय। इसलिए जो है 7 जो है वो उदासीन है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। बोल रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने पारास के बीच कार्य करते हैं? तो 7 से लेके 7.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। बोल रहा है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है। बेकिंग पाउडर तो ये होता है NaHCO3 होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 174। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी विजातीय यौगिक। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित अम्लों में से कौन अम्ल जो है प्रबल अम्ल है? मतलब इसमें 4 अम्ल का नाम दिया है, उसमें से कौन एक प्रबल अम्ल है, मतलब मजबूत अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176, जिसमें बोल रहा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 177 बोल रहा है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो इनमें सभी बनाते हैं क्या क्या? संगत लवण बनाते हैं, कार्बन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और जल भी बनाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 देखेंगे। बोल रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 179। बोल रहा है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 180 बोल रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो ये है इनमें सभी, मतलब इनमें इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 बोल रहा है पीएच में पी सूचक है। तो पी मतलब क्या होता है? तो पुषांश होता है, पोर्टज। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 182 बोल रहा है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। या तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 देखेंगे, बोल रहा है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, मतलब सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो संतरा और नींबू दोनों में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हो सकता है ऑप्शन में कभी एक ही रहे, तो आप लोग ध्यान रखिए दोनों में से कोई एक भी रहे तो आप लोग का वही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे, बोल रहा है कि टॉर्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। तो टॉर्ट्रिक जो अम्ल है वो इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इमली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो लैक्टिक अम्ल आ गया तो ये हो जाएगा हम लोग का दूध या दही दोनों। अगर हो सकता है कई बार आप लोग को दही के जगह दूध लिखा रहे तो आप लोग का सही आंसर ये भी हो जाएगा। हो सकता है दही नहीं लिखा है और दूध लिखा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, वही आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 186, बोल रहा है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये होता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन 187 बोल रहा है हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब निकलता है, उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। तो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल जो है हमारे पेट में से निकलता है। अगला क्वेश्चन है 188, बोल रहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 189 देखेंगे, 189। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 190, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो साबुन धोने का सोडा का किया जाता है। धोने का सोडा का उपयोग करके जो है जल की स्थिरता को हटाया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 191, बोल रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो अग्निशामक में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ देखेंगे, बोल रहा है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीटाइटेट जो बोल सकते हैं, ठीक है, का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बोलते हैं सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीटाइटेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 193 बोल रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, क्या रहता है, तो वो रहता है पारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 194 के तरफ। बोल रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ये है गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, इसीलिए इसका रेट महंगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 देखेंगे, बोला है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो ये है Ag। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, बोल रहा है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। निम्नांकित में कौन उपधातु है, इनमें से कौन उपधातु है, तो ये 4 ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हम लोग का उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं, बोल रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना का पता कैसे किया जाता है, 24 कैरेट से। देखते होंगे आप भी आभूषण लेने जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है 24 कैरेट शुद्ध सोना, ऐसा लिखा रहता है ना, वही है। ठीक है, आगे है 199 क्वेश्चन नंबर, बोल रहा है पीतल है, तो पीतल क्या है, तो एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200,
निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन 4 दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा लिथियम। लेकिन अगर इसके साथ साथ सोडियम, पोटेशियम भी दिया रहे तो वो सोडियम भी काटा जा सकता है, पोटेशियम भी काटा जा सकता है। तो ध्यान रहे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं लिथियम ही इसका सही आंसर है, सोडियम भी और पोटेशियम भी। कई बार हो सकता है आप लोग को लिथियम ना दिया रहे, ये 3 ऑप्शन के साथ यहाँ सोडियम दिया रहे तो वो भी सही हो जाएगा, यहाँ पोटेशियम दिया रहता तो भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, यही सब चीज आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 201 बोला है निम्न में कौन अधातु है? अधातु कौन सा है? तो कार्बन। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, ये अधातु है। क्वेश्चन नंबर 102 बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो कैसे होते हैं? धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और यही होता अधातु का ऑक्साइड तो होता अम्लीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203 बोल रहा है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, तो P4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा P4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 204 बोल रहा है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो अम्लराज में जो सोना है वो घुल जाता है, अम्लराज। क्वेश्चन नंबर 205 बोल रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ध्यान से देखिए, अधातु बोल रहा है इसलिए ब्रोमीन होगा, धातु बोलता तो होता मरकरी या पारा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 206 बोल रहा है कि सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो कॉपर, Cu जो है कॉपर वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, मतलब सबसे ज्यादा ज्वलनशील है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 209 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ये है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 210 बोल रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे, बोल रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है द्रव अवस्था में। कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में मरकरी धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 212 बोल रहा है कि धातुएं की प्राकृतिक होती है, तो धातु की प्राकृतिक होती है विद्युत धनात्मक, यही अधातु की प्राकृतिक पूछता तो हो जाता विद्युत ऋणात्मक, लेकिन हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इस धातु का पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 213 बोल रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर चढ़ाई जाती है जिंक का, ऑप्शन नंबर डी जिंक का पतली परत चढ़ाई जाती है जिससे जंग नहीं लगता है और वो सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 214 बोल रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो 214 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम को जब है गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 215 बोल रहा है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तन्यता, ऑप्शन नंबर बी तन्यता कहते हैं जब धातु को पतले तार के रूप में खींचा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 216 की तरफ चलेंगे, बोल रहा है कि कुछ धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इस गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्ध्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आघात वर्ध्यता। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोल रहा है कि जो अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं
ऑप्शन नंबर बी ध्वनिक या सोनोरस, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, वैसे ध्वनिक और सोनोरस ऑप्शन नंबर बी स्कूल बिल का सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 218, बोल रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। सबसे अधिक तन्य धातु मतलब सबसे ज्यादा खींचा जा सकता है, तो ये हो जाएगा सोना। सोना है सबसे ज्यादा तन्य धातु, इसे खींचा जा सकता है, ये जल्दी टूटता नहीं है और 1 ग्राम से ये 2 किलोमीटर तार का निर्माण कर सकता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 219, बोल रहा है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है। तो आयोडीन, आयोडीन जो है अधातु है लेकिन बहुत ज्यादा चमकीला है। क्वेश्चन नंबर 220 बोल रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 221, बोल रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बोलते हैं एथोडीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथोडीकरण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 222, बोल रहा है कि ब्यूटेनॉन यौगिक के शत्रु कार्बन किसका प्रत्यात्मक समूह है। तो ये कीटोन का प्रत्यात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 223, बोल रहा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, मतलब ईंधन जो है वो पूरी तरीका से जल नहीं रहा है, इसका यही मतलब होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 224 बोल रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन जो है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 225, बोल रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। तो बोल रहा है 0.03%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना है 0.03%। 226 क्वेश्चन नंबर 226 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 227 बोल रहा है कि इथेन में कितने संयोजक आबंध है। तो ये हो जाएगा 7। कितने हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 228 देखेंगे, बोल रहा है इस यहाँ कुछ गायब है, बोल रहा है कि CH2+2 किसका सामान्य सूत्र है। यहाँ हो सकता है कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, हम आप लोग को कमेंट कर देंगे, कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्केन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ। बोल रहा है कि नीला थोथा तूतिया, उसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है। बोल रहा है CuSO4 5H2O, ठीक है, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 230 की तरफ। बोल रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए CaCO3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 231, बोल रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी देखिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C12H, मतलब C12H22 और O11, यही हम लोग का जो है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र यही है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 233 देखते हैं। बोलता है कि आवर्त सारणी के उद्गीर संदर्भों को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं आवर्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 233। क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे। बोल रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। तो उच्छारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235। बोल रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो हीलियम, ठीक है, He हीलियम शून्य समूह का तत्व है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 236, बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, किसके आधार पर किया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 237, बोल रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है, तो लोहा का परमाणु संख्या मतलब आयरन का 26 है। कितना है? 26। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए 238, बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है वो होती है, कितना होती है, वो 18 होती है। कितना? 18, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 239, बोल रहा है कि ओजोन एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है 3 होती है। ओजोन एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 240, बोल रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 36 पंक्तियों। ठीक है, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 241, बोल रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है। अक्रिय मतलब जो क्रिय नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 242, बोल रहा है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया, तो किसके द्वारा, तो हो जाएगा ड्राइबोनाइनर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 243 देखेंगे, बोल रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो अष्टक का नियम जो है इसमें भी जो हो जाएगा ड्राइबोनाइनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 244, बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? हैलोजन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 245, बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है, मतलब किसने प्रस्तुत किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोजले ने। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246, बोल रहा है कि वेल्फ्यूगंग ड्राइबोनाइनर किस देश से संबंधित, मतलब किस देश के रहने वाले संबंधित है, जो भी समझिए ये है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 247, क्वेश्चन नंबर 247 है, बोल रहा है कि मेडलिफ का जन्म कब हुआ था, कई बार हो सकता है ये भी पूछ दे, इसलिए इसको भी ले लिए हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1 1834 ईस्वी में इसका जो है मेडलिफ का जन्म हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, बोल रहा है कि जब मेडलिफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे, तब थे 63 तत्व, सिर्फ 63 तत्व ही ज्ञात थे। अब क्वेश्चन नंबर 249, बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, तो परमाणु का त्रिज्या पता चलता है। क्या चलता है? परमाणु की त्रिज्या। अब है क्वेश्चन नंबर 250, बोल रहा है कि किसी भी तत्व का संयोजन कैसे निर्धारित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से। किससे? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो हम लोग टोटल आधा कर लिए 250 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए